हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम शुरुआत कर रहे हैं आपका दिन बना देने वाली तस्वीरों के साथ जो आई हैं उन बद्रीनाथ धाम के से तस्वीरें आई हैं। कपाट खुल गए हैं सुबह 4:30 बजे और आपको ये जो तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं आपके परेशान मन को शांत करेंगी और भगवान पर आपके भरोसे को और ज्यादा मजबूत करेंगी। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं उत्तराखंड के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम से। अब से करीब 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 4:30 बजे भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। हालांकि आम लोग अभी दर्शन नहीं कर पाएंगे कोरोना संकट के काल की वजह से। एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत में सुबह सुबह कर लीजिए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। कोरोना की वजह से इस साल आयोजन में केवल गिने चुने लोग ही शामिल हुए। इसमें बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी थे, धर्माधिकारी थे। कुल मिलाकर 28 लोग ही शामिल हो पाए। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर को फूलों की माला से सजाया गया। वेद मंत्रों पाठ के साथ भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह के द्वार सुबह 4:30 बजे खोले गए। तो देखिए सबसे पहले बद्रीनाथ भगवान के बद्री विशाल के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी गर्भगृह में भगवान की पूजा के लिए उतरे और उसके बाद एक एक कर बाकी लोगों ने दर्शन किए। हम आपको बता दें ये जो आप भगवान बद्रीनाथ का मंदिर सजा हुआ फूलों से देख रहे हैं, इसके लिए 20 टन फूल ऋषिकेश से विशेष तौर पर मंगवाए गए। पिछले कई दिनों से यहाँ तैयारियां चल रही थी। ये पूरी नगरी है शिव की, लेकिन यहाँ जो मंदिर है ये भगवान नारायण का है, यानी कि विष्णु का है। इसके पीछे भी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की नगरी में बाल रूप लेकर भगवान विष्णु आए। पार्वती उनके बाल रूप में मोहित हो गई और पार्वती से उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान के लिए जगह दे दीजिए, और ऐसे शिव की नगरी में भगवान विष्णु ने विराजमान इस तरह से अपने भक्तों के लिए वो हुए। तो इस संकट की घड़ी में भी देखिए फूलों की सजावट यहाँ मंदिर में की है। 10 क्विंटल गेंदे के फूल से सजावट यहाँ पर की गई है और खास इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। 28 से ज्यादा लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं और इन लोगों को भी खास तौर पर विशेष पास मुहैया कराए गए हैं। देखिए आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के उस समय के, जब कपाट खोले गए थे शीतकाल के बाद। कपाट ग्रीष्मकालीन ऋतु के लिए खोले जाते हैं। यहाँ बर्फ से आच्छादित हो जाता है पूरा इलाका, इसलिए जब अप्रैल में बर्फ पिघलने लगती है उसके बाद कपाट खोले जाते हैं। लेकिन इस बार कपाट थोड़ी सी देर से खोले गए। कोरोना संकट काल की वजह से ये डिले हुआ है। और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के लिए। रणवीर क्या अपडेट है अभी? देखिए कपाट आज खोले जा रहे हैं पूरी विधि विधान से और ये पहला मौका है जब बद्रीनाथ के कपाट को खोलने में कुछ दिन टाला गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से केदारनाथ के कपाट तो खुल गए थे जिस दिन तय था। हालांकि केदारनाथ में भी जो लोग थे वो सीमित थे, किसी को बाहर से आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बद्रीनाथ प्रशासन की तरफ से ये तय किया गया था कि ये जो कपाट खोलने की तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको बढ़ाकर 15 मई किया गया था। इसी बीच में जब बद्रीनाथ प्रशासन की तरफ से ये हुआ कि आखिर कौन कौन उसमें रहेगा, तो प्रशासन, जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से एक बैठक हुई थी और इस बैठक में तय हुआ कि पुजारी समेत कुल 28 लोग रहेंगे और बाहर से किसी भी भक्त को या बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। तो ऐसे में आज कपाट खुल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर जो करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, इस मंदिर में जो भी पुरानी रीति रिवाज है, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, उसके मुताबिक ही खोला जा रहा है। सिर्फ ये है कि जब सुबह होती है और कपाट खुलने का मौका होता है तो बहुत लंबी भीड़ होती है। पिछले साल मैं भी वहां पर था और यहाँ करीब कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है भक्तों की। और केदारनाथ बद्रीनाथ के बीच में अगर एक फर्क बताऊं तो केदारनाथ में गाड़ियों का जाना संभव नहीं होता, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर के आसपास जो भक्त हैं वो गाड़ियों से पहुंच सकते हैं। इसीलिए बुजुर्ग बड़ी संख्या में रणवीर यहाँ पहुंचते हैं। मुझे याद भी है पिछले साल आप वहां से लाइव में थे और मैं स्टूडियो में, हम लगातार इस प्रोग्राम के जरिए ऐसे ही सुबह सुबह लोगों को दर्शन करा रहे थे। लेकिन रणवीर इस बार ये भी खास है कि कपाट खुलने के वक्त जो पूजा हुई उसमें दुनिया को कैसे कोरोना से मुक्ति मिले इसको लेकर खास मंत्रोच्चार किए गए, खास पूजा की गई। कोरोना से दुनिया की रक्षा करे बद्री विशाल, हम तो यही कामना करेंगे। जी बिल्कुल, इस बार सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो कोरोना के संकट से उबारने की है। ऐसे में भगवान विष्णु से आज ये मांगी जाएगी, ये कहा जाएगा कि भगवान किसी तरह से कृपा करें और इस दुनिया को मुक्ति दिलाएं ताकि एक बार फिर से हम वापस उसी धरती पे आ सके जिस तरीके से देश चल रहा था। और बद्री विशाल की बहुत मान्यता है। अगर हम बात करें चमोली जिले में
तो न सिर्फ चमोली और उत्तराखंड बल्कि पूरे देश भर से लोग आते हैं और 6 महीने तक ये जो कपाट खुला रहेगा, भगवान के सीधे दर्शन होंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई कई सालों से लगातार वो पहले दिन वहाँ पहुँचते रहे हैं, लेकिन आज शायद इनके लिए भी ये पहला मौका है कि जब वो चाहकर भी अपने आराध्य का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखिए कि जो मंदिर सजाने की प्रक्रिया है वो आज भी पिछले साल की तरह से की गई है। फूलों की सजावट हुई है और साथ ही जो अंदर विधि विधान होता है, गर्भगृह में जो विधि विधान होता है, वो सारे विधि विधान का पालन किया गया है। ऐसे में लोग सीमित हैं, लेकिन जो परंपराएं हैं उस परंपरा रणवीर, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो बहुत लिमिटेड लोग हैं उनको भी पास मुहैया कराए गए और बिना पास के अगर किसी ने आने की कोशिश की तो उसे वापस लौटा दिया गया। क्या कोई जानकारी आपको मिली है? क्योंकि देखिए आराध्य हैं, हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है, उनका आशीर्वाद चाहता है, तो ऐसे कोई जानकारी निकल कर सामने आई कि लोग पहुंचना चाह रहे थे और उनको वापस लौटाया गया? जी देखिए, उत्तराखंड ही लॉकडाउन की परिधि में आता है और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा कड़ाई है। ऐसे में पता था मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन को कि मंदिर जब खुलेगा तो जिस तरह की आस्था है लोगों की कोशिश हो सकती है कि वो कैसे भी वहां पहुंचे। ऐसे में ये मंदिर और जिला प्रशासन के बीच में तय हुआ था कि सिर्फ 28 लोग होंगे, जिसमें मुख्य पुजारी भी शामिल होंगे, जिला प्रशासन से भी लोग जो है वो इसमें जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे और मंदिर प्रशासन के लोग भी, और इसी 28 लोगों की मौजूदगी में होगा। मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग की गई थी। मेरी मुख्य पुजारी जो वहाँ के हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी थी कि सहमति इस बात की बनी है कि सिर्फ 28 लोग रहेंगे और जब तक अगले आदेश तक मंदिर खोलने की अनुमति नहीं होती तब तक फिलहाल मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, पूजा पाठ होती रहेगी, लेकिन लोगों को वहां जाकर दर्शन की अनुमति नहीं होगी। तो ऐसे में आज पूरे ये एहतियात बरता गया जिला प्रशासन की तरफ से कि जिस तरीके से लोग मान्यताओं की वजह से नियमों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उसको देखते हुए आसपास के इलाकों में रणवीर, शुक्रिया बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। और देखिए आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं भगवान बद्री विशाल का जो भव्य मंदिर है वो गेंदों के फूलों से पूरी तरह से भगवा हो रखा है और तकरीबन 10 क्विंटल फूल यहां पर चढ़ाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में कांदीवली इलाके में साईं मंदिर में कोरोना के मामले सामने आए। साईं मंदिर के 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें आपको, एक दिन पहले साईं मंदिर के 17 कर्मचारियों का टेस्ट भी कराया गया था, जिसमें से अब जो टेस्ट के नतीजे आए हैं उनमें 13 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बेहद चिंताजनक खबर। फिलहाल बीएमसी इन 13 कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की जांच कर रही है। देखिए, लॉकडाउन के दरमियान इसी साईं मंदिर से गरीबों को अनाज और खाना बांटा जा रहा था, इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि इस मंदिर को बंद किया जाए, सैनिटाइज किया जाए। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के कांदीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को लगते हुए समता नगर पुलिस स्टेशन के हद में साईं धाम मंदिर में आज 13 कर्मचारी मंदिर के हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके वजह से ये मंदिर का पूरा कर्मचारी है 17 कर्मचारी थे, उसमें से 2 दिन पहला टेस्टिंग किया गया था कोरोना का, उसमें से 13 आज पॉजिटिव आए हैं। ये मंदिर है 2 महीने से मंदिर की तरफ से लॉकडाउन में गरीब लोगों को सतत मदद करने का काम था। जो देखेंगे अनाज बांटने का काम होएगा, वह खाना वितरण का काम है, ये मंदिर की तरफ से चल रहा था। ये मंदिर में कम से कम कांदीवली में बड़ी संख्या में जो गरीब मजदूर हैं उनको खाना दिया गया था, लेकिन मंदिर के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पूरा इलाका में हड़कंप मच गया है। मंदिर के सामने गेट के सामने पुलिस का नाकाबंदी पॉइंट है। इस जगह पे बड़ी संख्या में पुलिस है जो समता नगर और दिन और रात रास्ते पे काम करते हैं, एक एक गाड़ी का चेकिंग करते हैं, लेकिन इस जगह पे मंदिर का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाने जाने से ये पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि मंदिर के जस्ट सामने रहने की वजह से इनको भी धोखा जो है वो निर्माण हो गया है। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई के एंटॉप हिल थाने के 3 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। घायल पुलिसकर्मियों में 2 कांस्टेबल और 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। देखिए, लॉकडाउन में बिना वजह घूम रहे लोगों को जब पुलिस ने मना किया तो करीब 10 से 15 लोगों ने पुलिस के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। देखिए खबर मुंबई से है। मुंबई जो कि सबसे बड़ा रेड जोन हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां के एंटॉप हिल इलाके में
पुलिस टीम पर हमला हुआ है। लॉकडाउन में घूमने तफरी करने निकले लोगों को जब पुलिसकर्मियों ने रोका तो 10 से 15 लोगों ने इकट्ठे होकर पुलिस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई के एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला एरिया कोकणी आगार में कल रात 8 बजे एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन की पेट्रोलिंग पार्टी पे 10 से 15 लोगों ने हमला किया है, जिसमें धारदार कोयते से ये पुलिस के पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया गया है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर के साथ में 2 पुलिस सिपाही जख्मी हो गए हैं, जिसको नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है। उनको ऊपर अभी उपचार चालू है, ट्रीटमेंट चालू है। बता दें कि ये पूरा मामला ऐसा है कि एंटॉप हिल परिसर में जो लॉकडाउन के समय पुलिस है पेट्रोलिंग कर रही थी, उस समय बाहर बड़े पैमाने पे लोग थे, बड़ी संख्या में। उनको पुलिस ने जब समझा रही थी कि तुम घर में जाओ और लॉकडाउन का पालन करो, उसी समय वहाँ पर कुछ लोगों ने 10 से 15 लोगों ने पुलिस के पार्टी पे हमला किया, जिसमें 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिनको नज़दीक के हॉस्पिटल में उपचार शुरू है। आगे की जांच है जो एंटॉप हिल पुलिस कर रही है। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन की वजह से देश ठप है, मजदूर घर लौटने पर मजबूर है, किसान बेहाल है, सरकार कारोबार के थम चुके पहियों को चलाने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसी कोशिश के लिए दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किश्त का ऐलान करने वाली। और इस ऐलान को हर कोई जानना चाहता है कि उनको क्या राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्री ने दूसरी किश्त में समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया। किसको क्या मिला, ये हमारी रिपोर्ट पे देखिए। प्रवासी मजदूरों की घर लौटती ऐसी तस्वीरें हर भारतीय के मन में टीस पैदा करती हैं। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज मिलेगा। अनाज बांटने पर केंद्र 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा होगी। प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। 2 महीने राशन मुफ्त मिलेगा। बीपीएल कार्ड जरूरी नहीं होगा। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके लिए किया और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाई गई। ऐसा प्रावधान वहां पर करवाया गया। रेहड़ी पटरी वालों की बात करें तो रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक लोन मिलेगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 5,000 करोड़ की मदद की जाएगी। 37 लाख छोटे कामगारों को कर्ज के ब्याज पर छूट मिलेगी। कांग्रेस इसे लोन मेला करार देते हुए पूछ रही है कि मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी का इंतजाम करने में सरकार नाकाम क्यों रही। तो ही लाखों लोग सड़कों पर चल रहे हैं, गाड़ियों के नीचे, रेलगाड़ियों के नीचे कुचले जा रहे हैं। तो क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता था कि सबसे पहले आप उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करते, देश को ये बताते कि हाँ, रेलगाड़ियों से ये संभव नहीं है, हम सरकारी जितना साधन है उस सारे साधन का उपयोग करके उनको सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। हालांकि फिक्की का कहना है कि सरकार के इस पैकेज से देश को आर्थिक संकट से निकालने में मदद मिल सकती है। जो ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। 1 इंडिया 1 मोबाइल नंबर एंड नो मोबाइल रोमिंग चार्जेस के बाद ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड माइग्रेंट वर्कर्स के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।
20 लाख करोड़ के पैकेज में किसानों को भी राहत पहुंचाने का दावा किया गया। नाबार्ड से किसानों को 30,000 करोड़ की मदद पहुंचाई जाएगी। 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ की योजना बनाई गई। 3 करोड़ किसानों के लोन की किश्तों में छूट की समय सीमा 31 मई की गई। हमारे लिए क्या क्या है जी, लोन का जिक्र है। लोन तो देंगे तो वो लेंगे तो हमने पूरा भी करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। या जो लोन माफ करो, लोन दे भाई पानी पात दे दो, बिजली की कुछ कमी करो, बिजली में कुछ रियायत करो। कोरोना और लॉकडाउन की मार से मिडिल क्लास भी नहीं बचा है। ऐसे में सरकार ने मिडिल क्लास को भी राहत देने की पेशकश की है। 6 से 18 लाख सालाना आय वालों के लिए 70,000 करोड़ की हाउसिंग योजना बनाई गई। 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवार को फायदा। निश्चित तरीके से माइक्रो लेवल पे, शिशु लेवल पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगी और हमारा जो इकोनॉमिक फैब्रिक है देश का वो काफी मजबूत होगा। तो इस रूट लेवल पे जाके फंडिंग फैसिलिटी देना, उससे इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्यों में इस वक्त क्या क्या हो रहा है। दरअसल ये समझना और समझना बहुत जरूरी है कि दरअसल राज्यों में लॉकडाउन जैसे जैसे अब ढील की तरफ बढ़ रहा है, कहां कहां कौन कौन सी चीजें शुरू हो गई हैं, कहां कहां अब भी किन चीजों पर रोक है। तो बताते हैं आपको, जिन इलाकों में संक्रमण कम नहीं हुआ है वहां होम डिलीवरी कम हुआ है, माफ कीजिएगा, वहां होम डिलीवरी का कामकाज महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। दुकानदार डिलीवरी के लिए 10 कर्मचारी रख सकते हैं, केवल 10 कर्मचारी का ही यहां पर नियम रखा गया है। एक ग्राहक 24 बोतल से ज्यादा शराब नहीं ले सकता, ये भी बहुत ज्यादा है वैसे, एक ग्राहक के लिए 24 बोतलें। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसा किसी भी चीज के लिए नहीं ले सकते ताकि यहां पर मुनाफाखोरी या फिर कालाबाजारी किसी भी चीज की ना हो। महाराष्ट्र को लेकर हमने आपको बताया। अब जानिए अहमदाबाद में आज से क्या खुला। पुरुष से 11 बजे के बाद निकलने की अपील की गई। पुरुषों से कहा गया है कि आप सुबह 11 बजे के बाद ही निकलें, उससे पहले ना निकलें। बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अहमदाबाद में, पूरे अहमदाबाद में जरूरी कर दिया गया है। होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें, पैसे का लेन देन कम करें, ये अहमदाबाद में रखा गया है। रोजाना जरूरत की चीजों की दुकानें खुलेंगी। अहमदाबाद में पहले से ही है, दवाइयों की दुकानें और दूध की दुकानें खुलेंगी। अब जरूरत की दुकानें भी वहां पर धीरे धीरे खोली जा रही है। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। जो भी आपको सामान खरीदना है 3 बजे से पहले खरीद लीजिएगा। 17,000 दुकानदारों को स्क्रीनिंग के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रखा। खरीदारी के लिए महिलाओं से सुबह 8 से 11 बजे तक निकलने की अपील की गई है। अलग अलग वक्त बताया गया। महिलाओं से कहा गया कि आप सुबह 8 बजे निकल सकती हैं, पुरुषों से कहा गया है कि आप 11 बजे के बाद ही निकलें। देखिए ये चीजें की गई हैं ताकि क्योस ना पैदा हो मार्केट में, एक सिस्टम बने। एक मार्केट का वक्त तय कर दिया गया है, दोपहर 3 बजे तक ही आपको अगर कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। एक बेहद अहम खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लॉकडाउन के बीच हाईवे पर इन दिनों दर्द का अंतहीन सिलसिला चल रहा है। रोजी रोटी के संकट के बीच प्रवासी मजदूर किन भयानक हालातों में अपने घरों को लौट रहे हैं, इसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर लखनऊ से सामने आई है। देखिए बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर उनसे थोड़ी सी जुदा है। लखनऊ में चिन्हट नाम का एक चौराहा है। कानपुर की तरफ से आकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर के रास्ते बिहार जाने वाले सभी मजदूर ट्रकों में लदकर इसी सड़क से गुजर रहे हैं। ये देखिए ट्रक के पीछे का हिस्सा प्रवासी मजदूरों से भरा पड़ा है। जिन ट्रकों में सामान ढोया जाता है उन्हीं ट्रकों में मजदूर कैसे भेड़ बकरियों की तरह ढोए जा रहे हैं। इनकी ये हैरान करने वाली तस्वीर लखनऊ के चिन्हट चौराहे से एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर ने भेजी है। और देखिए हमारी ये तस्वीर आंख खोलने वाली तस्वीर है उन संस्थाओं के लिए, उन नीतियों के लिए, उन फैसलों के लिए जो कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब पहुंचते हैं वो नीति तो किस तरह से एक भद्दा मजाक गरीब के लिए बनकर रह जाती है। तो सरकारी नीतियां अगर जमीन पर उतरी होती तो इन मजदूरों की नियति ऐसी ना होती। ये बता रही हैं तस्वीरें कि किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह ये जाने को मजबूर है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, अभी पहली प्रायोरिटी इनकी ये है कि किसी तरह सुरक्षित ये घर पहुंच जाए। देखिए तस्वीरें ट्रक दर ट्रक निकल रहे हैं और इसमें ट्रकों के भीतर भेड़ बकरियों की तरह इंसान भरे हुए हैं, क्योंकि इनको अपने घर पहुंचना है, मजबूरी है, और ऐसे में ये ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं मजदूरों की मजबूरियों की शक्ल अलग अलग है, लेकिन उनकी वजह एक ही है, लॉकडाउन के बीच पैदा हुई भूख।
इसी फिक्र में दिल्ली से मजदूरों के जत्थे निकल पड़े हैं। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से हुआ है, जो कि सपनों की नगरी कही जाती है। कहा जाता है हर कोई यहाँ पर आके अपने ख्वाब पूरे करता है। दिल्ली से बिहार और पश्चिम बंगाल जाने के लिए निकले मजदूरों का एक ऐसा ही जत्था एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार को पटना से यूपी को जोड़ने वाले हाईवे पर मिल पड़ा। और उसी की तस्वीरें हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए ताकि उनकी हालात आप बेहतर तरीके से समझ सके। जिस ठेले से दिल्ली में मजदूरों की रोजी रोटी चलती थी, उसी ठेले को लेकर मजदूर हाईवे पर अपनी जिंदगी खींचते हुए दिखाई दिए। पटना यूपी हाईवे पर ठेलों का रेला लगा है। ये मजदूर जिन ठेलों में देश की राजधानी दिल्ली में सामान ढोते थे, मजदूरी कमाते थे, अब उन्हीं ठेलों पर खुद की जिंदगी को खींच रहे हैं। उन्हीं ठेलों पर निकले हैं करीब 1500 किलोमीटर के अपने घर वापसी के सफर पर। इनमें से किसी को बिहार जाना है तो किसी को जाना है पश्चिम बंगाल के मालदा। सरकार ने कहा कि अप्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपको पीछे दिखा रहे हैं हकीकत। ये जो ठेला रिक्शा है, ये लोग दिल्ली से लगातार चल रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। 10 किलोमीटर दूरी करना है, दिल्ली से बिहार पड़ता है हम लोग का। जी, तो कैसे आप लोग आए हैं? सब चला के ही और चला के आ रहा हूं भाई। चल निकलो, कोई 8 को निकला, कोई 9 तारीख को निकला। कितनी बड़ी त्रासदी है, लेकिन ये मजदूर जिंदगी की इस सबसे बड़ी जंग में एक दूसरे का संबल बन रहे हैं। बारी बारी से ठेला खींचते हैं, बारी बारी से ठेले पर पसर जाते हैं। ठेला ही ठेला नजर आ रहा है और हर ठेले पे अपना सामान लोगों ने रख रखा है, जो सामान के साथ वहाँ रहते थे दिल्ली में। और ये शख्स जो है वो थक के चूर हो चुके हैं बिल्कुल, और नींद में है, सो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि लंबा रास्ता है। इस रात की सुबह कब होगी किसी को पता नहीं है। जिसे जब जहाँ मिल रहा है जगह, वहाँ पर वो सो करके थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं, चैन की सांस, ताकि फिर से चलने के लिए हिम्मत जुटाएं। तो हाईवे पर जहाँ नजर दौड़ाओ, वहीं साइकिल और ठेलों पर सवार मजदूर एक जद्दोजहद में जुटे हैं। ज्यादातर लोग इस सबसे कठिन सफर के लिए रात का समय ही चुनते हैं। चलते रहते हैं या रात भर चलते रहते हैं, कहाँ आराम करते हैं, कहाँ खाना खाते हैं। हम लोग सिर्फ 8 बजे तक सुबह तक चलते हैं और दिन भर थोड़ा आराम करके रहते हैं। जब ठंडे समय होता है फिर तब चलना शुरू करते हैं। अभी चल रहे हैं तो अभी चलते चलते फिर जितना दूर तक जा सकेंगे 8 बजे तक सुबह, उसके बाद हम लोग रुक जाते हैं। ये मजदूर इस अंधेरी काली रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए हाईवे से गुजर रहे हैं, जिनमें दूर दूर तक रोशनी का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है। उम्र से लंबी इन सड़कों को कदमों से नापते नापते अगर कहीं उम्मीद की हल्की सी कोई किरण दिखती है तो इन मजदूरों की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। रास्ते में एक छोटा सा सहारा मिला, आशा की किरण, और वो ये ट्रक वाला मिला, जिस ट्रक ने इनको पनाह दी और कहा कि इन्हें जो कोलकाता वेस्ट बंगाल जाना है वहां तक ये पहुंचाएंगे और इसके लिए जगह बनाई गई। कुछ लोग पहले से इसमें थे और जो रास्ते में ये लोग मिले, इन्हें भी जगह दी जा रही है। यकीन मानिए, एक दौर इस त्रासदी के लिए हमेशा इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। लॉकडाउन में मजदूर पंजाब से भी बड़े स्तर पर पलायन कर रहे हैं। बता दें आपको, तस्वीरें यहां से भी बड़ी संख्या में आई हैं। देखिए, हजारों किलोमीटर की दूरी जो आप और हम सोच भी नहीं सकते, ये तय कर मजदूरों को यूपी से बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचना है, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अंबाला से हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल ने इन मजदूरों से बात की और जाना कि आखिर किन परिस्थितियों में वे सफर कर रहे हैं। मजदूरों का दर्द दिखाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी है, अभी भूख लगा है, अभी कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है। रास्ते में बिस्कुट खा के आए थे हम लोग। भूख से बेहाल, दुख से बिलखता ये चेहरा लॉकडाउन में सड़क पर आ गए भारत की पहचान बन गया। फैक्ट्री बंद है, बचत खत्म है,
भूख बची है, जिंदगी की चिंता है, सहारा कोई नहीं। पंजाब के लुधियाना से बिहार के सासाराम का सफर 1300 किलोमीटर की दूरी, पैर पर सिर्फ हवाई चप्पल। कंपनी ने निकाल दिए, अब हम लोग का रास्ता कहीं नहीं कुछ बचा, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है सर। जब सड़क पर मिले तो बिस्किट पानी के सहारे लुधियाना से अंबाला तक 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, वो भी सड़क पर लोगों का दुख बांट रहे सज्जन के सौजन्य से। अभी इनके पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इनको खाना बना के खिला देता, पर अभी मैं इसीलिए अभी ये अरेंज करके लेके आया हूँ बिस्कुट, ये ताकि कम से कम ये भूखे ना रहें। लेकिन आगे 1100 किलोमीटर इनके खाने पीने का क्या होगा, इसका अंदाजा इन्हें खुद भी नहीं है। रात को कहाँ रुकोगे सर? जब कहाँ हम रुकेंगे, जहाँ मंजिल मिलेगी वहाँ रुकेंगे, नहीं तो मर जाएंगे और क्या करेंगे सर जी। कुछ पैसा वैसा है जेब में, कुछ है नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। पेट में खाना नहीं, जेब में पैसा नहीं, हौसला है और किस्मत का भरोसा है। ऐसे ये अकेले नहीं, बिहार से पंजाब के रास्ते पर हजारों। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर पैदल सफर कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि कोरोना की मार से काम धंधा चल नहीं पा रहा है, खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं, जेब बिल्कुल खाली है, इसलिए निकल पड़े हैं अपने गांव की ओर। अब 2.5 साल की इस नन्ही सी जान को देखिए, साइकिल पर बैठे रात के अंधेरे में इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि अंजाम क्या होगा, मंजिल मिलेगी या नहीं। इसको दिक्कत होगी, ये सो जाएगा ऐसे साइकिल पर, इसको मुश्किल आएगी बहुत भैया। क्या करें जी, अब तो क्या कोई साधन नहीं मिल पा रहा, तो जाना तो है ये। मजदूरों का ये ग्रुप चंडीगढ़ से निकला था और साइकिल से 500 किलोमीटर की दूरी तय कर यूपी के हरदोई जाएगा। आपको कहाँ जाना है? हरदोई धंधा बंद हो गया साहब, लॉकडाउन लगा हुआ 17 दिन के, और 17 तारीख से और बढ़ा रहे हैं जी, खोल नहीं रहे हैं, बोलते बंद रहेगा। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन की मार इन मजदूरों पर ऐसी पड़ी कि इनके बच्चों का भविष्य तक अधर में लटक गया। यहाँ पढ़ती थी स्कूल में? नहीं। हाँ जी, पढ़ती थी स्कूल में। स्कूल से नाम भी कटवा दिया? नाम नहीं कटा, क्या करे, जब खाने का नहीं तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से। अगर कोरोना खत्म भी हो गया तो स्कूल इन बच्चों के लिए पराया हो गया, पता नहीं कब ये वापस अपने स्कूली दिनों में लौट पाएंगे। ये एक भयावह तस्वीर है भारत के उस मजदूर की, जो मजदूर अपने इन हाथों से मेहनत करके दूर दराज के गांव से आकर शहरों में अपनी अच्छी जिंदगी का सपना देखता है, अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना देखता है, और वो सपना इस तरह से चूर होकर हाईवे पर बिखर गया है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली हाईवे, अंबाला। अब एक ऐसी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कोई 1800 किलोमीटर के सफर पर बाइक से निकला तो कोई अपने परिवार को ऑटो रिक्शा पर बिठाकर निकल पड़ा। सबके सब एक ही तरह की मजबूरी का सामना कर रहे थे। तो देखिए ये मजबूरी कहां से कहां ले जा रही है इनको। मुंबई में चलने वाले ऑटो रिक्शा एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत को भोपाल झांसी हाईवे पर चलते देखे। जो मुंबई में चल रहा था वो भोपाल से झांसी हाईवे पर, तो उन्होंने ऑटो रिक्शा को रुकवाकर माजरा जानना चाहा, क्या सामने आया। दरअसल ऑटो रिक्शा में कोई मुंबई से बिहार के लिए निकला था, कोई मुंबई से यूपी के लिए अपने घर को रवानगी कर रहा था। सबका हाल एक था, हर कोई यही कह रहा था, बस घर जाना है। इस ऑटो रिक्शा में एक पूरी दुनिया समाई है। माँ है, बेटी है, पिता है और मंजिल है 1700 किलोमीटर दूर बिहार का औरंगाबाद। ये परिवार अपने पीछे उस मुंबई शहर को छोड़ आया है जहां इसी ऑटो रिक्शा में बरसों से रोजी रोटी कमा रहे थे। ये मुंबई के ऑटो हैं
जो मुंबई से निकल के मध्य प्रदेश होते हुए अब बिहार जा रहे हैं। इन सभी लोगों को ये लग गया है कि वहाँ काम बंद हो गया है, रहना मुश्किल है, बीमारी का आतंक है, जिसके चलते जिसको जो वाहन मिला उससे लेके निकल पड़े। ये छोटा सा ऑटो है जो भोपाल के विदिशा बाईपास पे खड़ा हुआ है। इसमें एक छोटा परिवार है, बेटी है, पत्नी है, बच्चे हैं और ये सारे बिहार निकल पड़े। कब निकले थे आप लोग मुंबई से और कब पहुंचोगे? 2 दिन में पहुंच जाएंगे। मंगलवार को निकले थे, 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। तो रात में ज्यादा चलते हो या आप लोग दिन में ज्यादा चलते हो? रात में ज्यादा चलता है, दिन में दोपहर में आराम करता है। क्या आप लोग सारा सामान लेके आ गए, कुछ छोड़ के आई वहाँ पे? और छोड़ के आया है और लेकर आया है। क्या लग रहा है कभी लौटोगे आप लोग? पता नहीं लौटेंगे या क्या होगा। तो आप लोग वहाँ से निकल क्यों गए मुंबई से, क्या सोच के निकले? वो सोचा कि काम नहीं चलेगा, खाना पीना नहीं मिल रहा, इसलिए निकल गया। ये लोग भोपाल तक करीब आधा सफर तय कर चुके हैं। इनका कहना है कि इस समय चुनौती महामारी से ज्यादा भूख है, रोजी की फिक्र है। इलाहाबाद सर। कब निकले थे वहाँ से? हम लोग कल निकले 11 बजे। क्यों निकल लिए वहाँ से? क्या करें सर, अब बैठ वहाँ 2 महीने से करेंगे क्या? 2 महीने से हम लोग बैठे हैं, वहाँ क्या कर सकते हैं? अभी कब से खत्म होगा, कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन कहाँ से खत्म होगा? बीमारी की वजह से नहीं, खाने के लिए क्या चाहिए? मुंबई की स्थिति बहुत भयानक है सर। हाँ सर, 3-3 दिन खाना खाए हो गया था। जाहिर है बड़े संकट ने बड़ी मुसीबतें पैदा कर दी हैं, इसीलिए सब ने अपने घर का रुख किया है। देखना यह है कि इन तमाम लोगों के हौसले सकुशल ये लोग पहुंचे। सबको सिवाय दुआ देने के, हौसला देने के कोई कुछ कर नहीं सकता। निश्चित ही बहुत मुश्किल घड़ी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। हम आपको रायपुर के एक 6 महीने के बच्चे की कहानी सुनाते हैं। हाईवे पर दर्द, इसी तरह अनगिनत कहानियां चल रही हैं। दर्द की ये अनगिनत कहानियां। एक झकझोरने वाली तस्वीर रायपुर में भी तब दिखी जब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मजदूरों का जत्था यहां पहुंचा। इस जत्थे में एक महिला अपने 6 महीने के बच्चे, सोचिए 6 महीने के बच्चे को लेकर 4 दिन से लगातार पैदल चल रही थी। उस अबोध बच्चे की इतनी उम्र भी नहीं थी कि वो कुछ समझ पाए कि हो क्या रहा है। रायपुर में एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने उस मजबूर मां की आपबीती सुनी। उस वक्त उस मासूम बच्चे की एकटक घूरती निगाहें मानव सिस्टम से सवाल पूछ रही। आपको तस्वीर दिखाऊंगा, कुछ कहूंगा नहीं। अब इसे देखकर क्या कहूं मैं? मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता और मैं इसकी कहानी बयान नहीं कर सकता। ये कितने साल का बच्चा है दीदी? 6 महीना का। हाँ? 6 महीना का। 6 महीने का। इसको लेके कितना पैदल चले हो आप? बहुत ज्यादा चले, 4 दिन से पहले। हाँ। तो अभी कहाँ जाना है आपको? मुंगेली जिला जाएंगे। तो कितने बजे से हो यहाँ पर? अभी आ रहा है। हाँ? अभी आया। तो अब रात को यहीं रुकना है फुटपाथ में? हाँ। हाँ? हाँ। ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा 6 महीने का। इसे क्या पता कि ये फुटपाथ पे है, इसे क्या पता कि कितने दूर पैदल चलकर ये सफर तय कर यहाँ पहुंचा है। लेकिन आज ये हालत जो है देश के कामगारों की, देश के मजदूरों की, इन बच्चों की तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना संकट के बीच। बता दें आपको, दुनिया में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या में 3 लाख के पार ये संख्या चली गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 45 लाख के पार हो गई है। अमेरिका में 24 घंटे में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा डराता है। देखिए दुनिया में मरीजों की तादाद 45 लाख के पार हो गई है। लगभग 50 लाख लोग अगले कुछ दिनों में इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अमेरिका में ही अकेले जो मरीजों की तादाद है वो 14 लाख के आसपास है। तो देखिए हम आंकड़ा दे रहे हैं आपको। अमेरिका में केस 14,56,151 है, जबकि मौत का आंकड़ा 86,891 है। तो ये देखिए स्पेन के केस 2,72,646, जबकि मौत हुई है 27,321 लोगों की। ये आपको दूसरा देश इटली ले चल रहे हैं, वहां पर 2,23,096 मरीज हैं और 31,336 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 2,33,151 केस अब तक सामने आए। मौत जो है वो तकरीबन 33,000 के आसपास है। रूस में 2,52,245 लोग केस सामने आए हैं, जबकि 2305 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में अचानक से तादाद बढ़ी है, 2,29,18 केस आए हैं, 13,993 लोगों की मौत हो गई है।
जबकि भारत के केस जो है वो 78,003 है और 2549 लोगों की अब तक इस बीमारी से मौत हुई है। एक और अहम खबर आपके लिए, जब संकट बढ़ा है तो कई लोगों ने हिम्मत भी बड़ी दिखाई है। जैसे चेन्नई से 22 कामगार मोटरसाइकिल पर सवार होकर 1800 किलोमीटर का सफर तय कर गए। तो देखिए, ये सफर इन्होंने बाइक पर सवार होकर तय किया है। ये 22 लोग चेन्नई से एक जत्थे में चलकर हजारीबाग पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग चेन्नई में छोटा मोटा काम करते हैं। तीसरे लॉकडाउन में इनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो ये अपने अपने घरों को वापस चल पड़े और 1800 किलोमीटर के लिए सफर के लिए इनका सहारा बनी बाइक। रांची हजारीबाग हाईवे पर मौजूद हैं और हमने यहाँ पर रात में देखा कि कुछ मजदूर जो हैं, कुछ काम करने वाले जो लोग हैं, वो तमिलनाडु के नंबर की गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जिज्ञासावश इनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, तो पता चला कि ये लोग तमिलनाडु चेन्नई से चले आ रहे हैं और तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफर तय करके अब हजारीबाग पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हीरालाल साहब। क्या काम करते थे आप वहाँ पे? पानी पूरी का दुकान है, सैंडविच का। पानी पूरी सैंडविच बेचते थे आप वहाँ पे। कब आप चले हैं वहाँ से? 10 तारीख को हम चले। 10 तारीख को? तो आज 5 दिन से आप लोग लगातार चल रहे हैं? हाँ, 5 दिन लगातार चल रहे हैं। क्या ऐसी क्या दिक्कत होगी कि मतलब? हर चीज तो हम 3 लॉकडाउन से हम लोग के पास पैसा नहीं था, उसके बाद मकान मालिक परेशान करने लगा। हम लोग किराया, 2 दुकान वाले किराया मांगने लगा। हम लोग पर कोई सुविधा नहीं, कितना एयरप्लेन पर आज मिलेगा, खाना काल मिलेगा, उसके बाद हम लोग चलते। 3 लॉकडाउन तो सह लिया हम लोग। तीसरा 10 तारीख को जब ज्यादा हो गया तब हम लोग चल आए। कितने लोग आप लोग निकले हैं ऐसे मोटरसाइकिल से? अभी हम लोग 22 लोग हैं। 22 लोग? हाँ सर। और कितनी? 11 मोटरसाइकिल? हाँ, 11 मोटरसाइकिल। सभी लोग कोई स्कूटी पर है, कोई मोटरसाइकिल पर है और इनके साथ पूरा सामान है इनका, जो ये सामान लेकर वहां से अपने घर हजारीबाग वापस आ सकते थे। वो सभी सामान कोशिश है कि मोटरसाइकिल पर रख कर ले आए। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 1800 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया है। ये देखिए आप, यहाँ पर इनके पास भी बना हुआ है कि चेन्नई से लेकर ये लोग हजारीबाग तक आएंगे। इसके लिए बाकायदा इनके पास भी है। सरकार ने कोरोना के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए लॉकडाउन में शर्तों के साथ काम करने की छूट दी है। और काम करने की छूट मिली तो उद्योग पटरी पर लौट आया है। नमस्ते भारत में आज सुबह सुबह हम आपको 7 बजे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस छूट के बाद फैक्ट्रियों में कैसे काम हो रहा है, इस खबर के साथ। लेकिन दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें क्या हैं? कामगारों की कमी तो नहीं हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। आज से ही हम अपनी इस खास सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस खास सीरीज की शुरुआत आज हम पटना से आई संवाददाता प्रकाश कुमार की इस रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से 32 किलोमीटर दूर मौजूद बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया, यही मौजूद है मशहूर हीरो साइकिल की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। लॉकडाउन से पहले यहां हर रोज 3000 साइकिलें तैयार की जाती थी, लेकिन कोरोना की महामारी ने धंधे को चौपट कर दिया। अब लॉकडाउन 3 में छूट मिलने के बाद 4 मई से यहाँ दोबारा काम शुरू हुआ है। हम पहुँचे हैं पटना से दूर बिहटा इलाके में, जहां पर हीरो साइकिल की फैक्ट्री में है। और आप देखिए हमारे पीछे जो सामान है, ये फ्रेम है साइकिल जो चलती है उसका। और यहाँ पर बहुत सारे सामान, पार्ट्स बनाए भी जाते हैं, साथ ही असेंबलिंग भी होती है। और यहीं से बिहार और दूसरे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में इसकी सप्लाई होती है। हीरो साइकिल की इस फैक्ट्री में पहले 2 शिफ्ट में काम होता था, लेकिन अब सिर्फ 33% कर्मचारियों के साथ एक शिफ्ट में ही उत्पादन हो रहा है। सर, ये हमारा 2 महीने से अगर देखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल बंद था। 4 मई से हम लोग काम जारी किए हैं और धीरे धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट वर्क चल रहा है। हम लोग डेली 1000 साइकिल अभी हम लोग बनाना शुरू कर दिए हैं और मैक्सिमम 400 से 500 डेली साइकिल हम लोग निकाल भी रहे हैं। हीरो साइकिल की इस फैक्ट्री से बिहार, बंगाल, नेपाल, झारखंड, उड़ीसा की मांग पूरी की जाती है। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे मांग बढ़ेगी और सरकार से छूट मिलेगी, फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी।
डिमांड पर तो असर आया है, क्योंकि अधिकांश डीलर जो है दुकान बंद करके बैठे हैं, तो कमी तो आई है। इसकी भरपाई आपको लगता है हो पाएगा? समय के अनुसार कर लेंगे, विश्वास है, भरोसा है। हीरो साइकिल ने अपने कामगारों को कोरोना से बचाने की पूरी ट्रेनिंग दी है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के हर नियम का पालन हो रहा है। फैक्ट्री में एंट्री से लेकर काम करते वक्त बार बार हाथों को सैनिटाइज करना होता है। हर कर्मचारी एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर काम करते हैं। इस कोरोना में जो 2 महीने तक लॉकडाउन रहा, इसमें आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, सोशल डिस्टेंसिंग सीखे, एक दूसरे से अलग रहें, और अभी हम लोग अलग रहकर भी अपना दूरी बना के काम कर रहे हैं। तो इन्हें काम चाहिए था, इनके हाथ को, और सैलरी तो मिल ही रही थी जो कोरोना काल में जो बंदी था तो उसको लेकर के। तो यहाँ तो स्थिति ठीक दिख रही है कि धीरे धीरे लोग जो हैं वो काम पर लौट रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश और संतोष के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, बिहटा। यकीन मानिए, इस देश की रक्षा महज सरहद पर खड़ा जवान ही नहीं कर रहा, कुछ ऐसे आम लोग भी हैं जो बिना वर्दी पद की इस देश को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। और ऐसे ही खास सुपर हीरोज की कहानी हम नमस्ते भारत में आपके लिए लेकर आए हैं। कोरोना वायरस के बीच सुरक्षित तरीके से लोग उत्पादन के काम में लगे हैं ताकि ये देश चलता रहे, क्योंकि इंडिया कमाएगा तभी तो कोरोना को भगाएगा। तो देखिए हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की ये खास रिपोर्ट जो बता रही है कि फैक्ट्रियां कैसे सरकारी नियमों का पालन करते हुए काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज के संवाददाता मनोज वर्मा ने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्रियों में जाकर पड़ताल की कि यहाँ कितने सुरक्षित तरीके से उत्पादन हो रहा है और कैसे देश के आम लोग अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चेहरे पर मास्क, फेस शील्ड और हाथों में ग्लव्स पहने ये लोग श्री गणेश केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इतनी सुरक्षा इसलिए कि इनका बनाया मास्क कोरोना वायरस से दूर रहे और आप तक सुरक्षित पहुंचे। संवाददाता ने पड़ताल में पाया कि मेन गेट से ही सरकारी नियमों का पालन शुरू हो जाता है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो कहा गया है, जैसे एक थर्मल जो हमारा है, कोई भी व्यक्ति अगर फैक्ट्री प्रेमिसेस में एंट्री करता है सबसे पहले उसका थर्मल चेक होता है। अगर थर्मल चेक में अगर वो ओके है तभी उसे आगे आने की परमिशन दी जाती है। इसमें हमें एक थर्मल मीटर है, इसमें चेक होगा। अगर वो बंदा उसका कोई भी फीवर नहीं है तो उसको तभी हम अलाउ करेंगे। पहले हाथ सैनिटाइज कराएंगे, उसका मास्क प्रॉपर होना चाहिए। फैक्ट्री में सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला जाता है। इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के कोरोना वायरस से बचने के लिए किया जा सकता है। सामान बनाने से लेकर पैकेजिंग तक इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी कोरोना संक्रमण न फैले। समय समय पर फैक्ट्री में सैनिटाइज किया गया है ताकि ग्राहक सुरक्षित रहें और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी न पड़े। फैक्ट्री के मालिक आशीष गर्ग ने संक्रमण से बचने वाले नियमों को कड़ाई से लागू करवाने वाला एक मैनेजर भी नियुक्त किया है। हर 1 घंटे बाद इनको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है ताकि ये अपना हैंड सैनिटाइज कर ले। एक हमारा एक जो सरकार ने बताया मैनेजर टाइप जो इनकी चीज़ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी ड्यूटी लगा रखी है, जो प्रॉपर तरीके से इन चीज़ को फॉलो कराने के लिए इनको परस्यू करता रहता है, बताता रहता है कि कमी होती है तो उसको फुलफिल करता रहता है। आशीष नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि उनके एरिया में चलने वाली फैक्ट्रियां कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करें। जो है धीरे धीरे ही पटरी पर लौटेगी और जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा कि अब धीरे धीरे पटरी पर लौटनी शुरू भी हो गई है। काम जो है फैक्ट्रीज के अंदर शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इस तरीके से काम सही तरीके से लगातार चलता रहेगा, यही उम्मीद अब की जा रही है। दिलीप बूंदवाल के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। गुजरात के मोरबी जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं, वहां एक उद्योग फिर से खड़ा होने के लिए जूझ रहा है। ये उद्योग है घड़ियों का। रिपोर्ट देखिए। दीवार घड़ियां, डिजाइनर घड़ियां, एनालॉग घड़ियां, डिजिटल घड़ियां, आप जैसी चाहे वैसी घड़ियां मिलेंगी यहाँ। यही खासियत है गुजरात के मोरबी जिले की। मोरबी के आसपास के इलाके में 1-2 नहीं, घड़ी की 150 फैक्ट्रियां हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 1200 करोड़ है। कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो मानो मोरबी के इस हुनर को ग्रहण लग गया। कारखाने बंद हो गए और कामगार बेरोजगार। लेकिन अब ग्रीन जोन होने की वजह से मोरबी में दोबारा काम शुरू होने की इजाजत मिली है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री के मालिक परेशान हैं।
हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोई पर प्रांतीय का प्रॉब्लम नहीं है, बाहर के मजदूर लोग कम है हमारे में, लेकिन हमारे आसपास के गांव से जो हमारी बहन दिकरी आती है, बहनें जो आती है, उसको लाने की जो व्यवस्था है वो भी डिस्टर्ब हुई है। मोरबी में घड़ी उद्योग से 12,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। अगर कहें कि ये पूरा कारोबार ही महिलाओं के कंधों पर है तो गलत नहीं होगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अब आपने जो व्हीकल के अंदर जो कैपेसिटी है व्हीकल की, उसमें 50% ही आप उसको बिठा सकते हैं और वो जरूरी है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में 2% यूनिट ही ऐसे है कि जिसके पास खुद के प्राइवेट वाहन है। दिक्कत सिर्फ महिला कर्मचारियों के आने जाने की नहीं है। अगर सारे कामगार आ भी जाएं तो बाजार में मांग नहीं है। यहाँ से दुनिया भर में घड़ियां निर्यात की जाती हैं, लेकिन वैश्विक मांग भी न होने की वजह से मोरबी का घड़ी उद्योग बड़ी मुश्किल में है। क्लॉक एसोसिएशन के मुताबिक अगर इस कारोबार को बचाना है तो बाजारों को खोलना होगा ताकि डिमांड और सप्लाई की चेन फिर शुरू हो सके। जब तक डोमेस्टिक मार्केट भारत का फुल फ्लैश में चालू नहीं होगा, रिटेल मार्केट जब तक चालू नहीं होगा, तब तक हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली से सटा गाजियाबाद यूपी का बड़ा औद्योगिक शहर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने की वजह से गाजियाबाद में हजारों फैक्ट्रियां भी हैं। एनसीआर की खबर है ये। अब चूंकि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है, इसीलिए सरकार ने यहाँ कुछ शर्तों के साथ कारखाने खोलने की इजाजत दे दी है। इसके बावजूद कारखानों के जो मालिक हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक तो कच्चे माल का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, ऊपर से कामगारों की सीमित संख्या की शर्त भी फैक्ट्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता विपिन तोमर की ये खास रिपोर्ट। ये है गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद MPK मशीन टूल्स की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ रक्षा उपकरण से लेकर कोरोना मरीजों के लिए जरूरी वेंटिलेटर्स के पार्ट्स बनते हैं। हौसला है तो हिम्मत है तो रास्ता है। इन्हीं पंक्तियों पे काम करते हुए ये फैक्ट्री जो कि खुलनी बेहद जरूरी थी, सिर्फ 33% अपने कर्मचारियों के साथ काम कर रही है। इस फैक्ट्री का खुलना जरूरी था क्योंकि हिमालय से लेके समुंदर तक जो हमारे सैनिक देश की सुरक्षा में जुटे हैं, उनके लिए ये फैक्ट्री खुलनी जरूरी थी। बिजली जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो लगातार बनती रहे, उसके लिए इस फैक्ट्री का खुलना जरूरी था। BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो आज के टाइम में गंभीर कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर बना रही है, वो चलती रहे, उसके लिए इस फैक्ट्री का खुलना जरूरी था। ऐसे में जब पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहा है, वहाँ इन वर्करों ने हौसला दिखाया है, परिवार की परेशानियों को पीछे रख के देश के लिए आगे आए हैं। लॉकडाउन के 45 दिन बाद 5 मई से फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू हुआ है। इस फैक्ट्री में घुसने से पहले कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है, चाहे वो थर्मल स्क्रीनिंग हो, हैंड सैनिटाइजेशन हो या सोशल डिस्टेंसिंग। कंपनी ने इसके लिए हाईटेक इंतजाम किए हैं, लेकिन कर्मचारियों के मन में कोरोना को लेकर डर है। लॉकडाउन को लेकर कोई डर है, किसी तरह का कोई आशंका, कोई भय इस तरह का है? लॉकडाउन को लेके हमें कोरोना से बहुत डर लग रहा है। आने वाले समय में बता रहे हैं और बढ़ेगा, उसे पता नहीं चल रहा हमें कैसे रहें, कैसे करें सेफ्टी। फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर पल्लव रहेजा के मुताबिक उन्होंने फैक्ट्री के सीनियर लोगों से WHO और एक निजी अस्पताल से ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलवाई है। ट्रेनिंग में कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बताया गया था। उन सीनियर कर्मचारियों ने बाकी सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है। खुद पल्लव फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम होने से परेशान है, क्योंकि एक तो उनके कर्मचारी जहां तहां फंसे हुए हैं और रॉ मटेरियल भी नहीं मिल पा रहा है। मटेरियल एंड मैन पावर ये सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो वो दुकानें खोली जाएं जो इंडस्ट्री को फीड कर रही हैं। बिजली की दुकानें हो गई, टूल्स वगैरह की दुकानें हो गई। दूसरा, हमको जो मैन पावर को लाने की सुविधा दी जाए अपने फैक्ट्री में। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेशल पासेस इशू करे जाएं। जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हैं हर इंडस्ट्री पे, उनको कम करा जाए। व्यापारी हमेशा नफा नुकसान देखकर अपना काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इन्हें सिर्फ नुकसान दिया है।
गाजियाबाद इंडस्ट्रियल फेडरेशन के मुताबिक गाजियाबाद में 18 औद्योगिक इलाकों में 22,000 रजिस्टर्ड फैक्ट्री है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ कारोबार को 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे क्या दिखाएंगे विकास? ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे टाइल्स इंडस्ट्री में पकड़ी है रफ्तार। देखते रहिए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपको गुजरात के सेरेमिक सिटी मोरबी लिए चलते हैं। यहाँ के टाइल्स फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगे। सिरामिक सिटी से खास तौर पर रिपोर्ट हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप देख सके कि मोरबी की टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रियां सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश को मजबूत करने का काम किस तरीके से कर रही है। ये गुजरात के मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री है। फर्श से लेकर दीवार पर लगने वाली टाइल्स जो आपके घरों को चमकाने का काम करती हैं, वो यहाँ बनती हैं। कोरोना ने सिरामिक इंडस्ट्री की रफ्तार थामने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट मिलने के बाद सिरामिक उद्योग ने रफ्तार पकड़ी। कोरोना से लड़ते हुए देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए मोरबी में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री का दुनिया भर में नाम है। जानिए कितनी ताकतवर है मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री और कैसे कोरोना से लड़ने में अपना योगदान दे रही है। 100 सिरामिक फैक्ट्रियों में काम शुरू हुआ। मोरबी में 1200 से ज्यादा सिरामिक फैक्ट्रियां हैं। टाइल्स उद्योग को ही सिरामिक इंडस्ट्री कहते हैं। 50 देशों में सिरामिक का निर्यात होता है। सालाना कारोबार 20,000 करोड़ रुपए का है। 90% टाइल्स अरब देशों में निर्यात होती हैं और अरब देशों में एंटी डंपिंग ड्यूटी से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करते हुए श्रमिक वर्ग फैक्ट्री में काम कर रहा है। कोरोना वायरस न फैले, इसे रोकने के लिए सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। काम मिलने से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर खुश हैं। मजदूर घर नहीं लौटना चाहते। तमाम मुश्किलों के बाद वे देश की रफ्तार को तेज करने में जुटे हैं। रोजी रोटी के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर हमारा सोशल डिस्टेंसिंग चालू है, रोजगार भी मिल रहा है और ग्रीन जोन में है, इसलिए गांव जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सब सुविधा यहाँ पर मिल रहा है, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती लॉकडाउन में मोरबी की सिरामिक फैक्ट्रियों को कुछ नुकसान भले ही हुआ, लेकिन अब वे तेजी से देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने का काम कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की इंजीनियरिंग और ऑटो इंडस्ट्री गुजरात के एक शहर की उत्पादन क्षमता पर टिकी हुई है। और उसी शहर से खास नमस्ते भारत के लिए हम लेकर आए हैं ये खबर। उस शहर में कैसे हो रहा है कामकाज, क्या जिंदगी पटरी पर लौट आई है, रिपोर्ट देखिए। गुजरात के सौराष्ट्र की इंडस्ट्रियल सिटी राजकोट। राजकोट इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स के उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई बड़ी कंपनियों के कारखाने यही हैं। इस शहर को भारत में छोटे ट्रैक्टरों के उत्पादन का केंद्र माना जाता है। लॉकडाउन की वजह से राजकोट में 50 दिन से काम बंद था, लेकिन अब छूट मिलने के बाद कारखानों में उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। हाँ, 50 दिन के बाद मंजूरी मिली है तो हमने अपना काम अब शुरू किया है। हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के पार्ट्स बनाते हैं और ये पार्ट्स पूरे राजकोट में अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग इंजन और अलग अलग व्हीकल्स के पार्ट्स बनाते हैं। और ये राजकोट फेमस है फाउंड्री के लिए और ऑटो पार्ट्स के लिए, इसलिए पूरे विश्व में ये पार्ट्स जाएंगे और अब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। राजकोट में छोटे और मझले आकार वाली 50,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं, जो न सिर्फ गुजरात की बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देती हैं। सरकार की तरफ से MSME सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के गारंटी फ्री लोन के ऐलान ने यहाँ के कारोबार के लिए संजीवनी का काम किया है। हम लोग ने अभी एसोसिएशन से जो लोग को परमिशन दे रहे हैं उसको भी कोविड-19 का जो रूल 29 रूल्स है वो सबको बता रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं कि अब इसके साथ में ही हमें जीना है, इससे प्रोटेक्ट होकर जीना है, क्योंकि हमारी रूटीन लाइफ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ज्यादा ये कोई बीमारी ज्यादा आ गई तो वापस हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए डिस्टेंस रखे, सैनिटाइजर से हर एक इंडस्ट्रीज को डेली करे, तो हमें हमारी रूटीन लाइफ चेंज करनी होगी और हम उसमें बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि एसोसिएशन भी इसमें सबको मदद करे। कामकाज शुरू होने से फैक्ट्रियों में वर्कर्स भी खुश हैं।
इन्हें पता है कोरोना ने सारे कायदे बदल दिए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना ही अब न्यू नॉर्मल है। हाँ, बहुत खुशी का माहौल है। हमें आसानी हो रही है आने जाने में भी, और सब व्यवस्था भी यहाँ हमारी कंपनी में अच्छी है, सैनिटाइजर की और कहीं भी। आप यूज करते हैं? हाँ, सब कुछ यूज करते हैं। आने से पहले ही सब कुछ चेक होता है, बाद में ही अंदर एंट्री दी जाती है, बाद में ही हम काम चालू करते हैं। देश के कॉर्पोरेट सेक्टर ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। देखिए क्या प्लान है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कंपनियों ने कुछ ऐसे ऐप बना लिए हैं जिससे फैक्ट्रियों को चलाने में अब मुश्किल नहीं आएगी। देखिए कैसे ये ऐप न केवल कंपनियों बल्कि कर्मचारियों के लिए भी बहुत मददगार साबित होने वाला है। मारुति सुजुकी का वेलनेस मित्र ऐप, रिलायंस का माई जियो ऐप। देश की दो बड़ी कंपनियां मारुति सुजुकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज कोरोना के बीच काम करने के लिए दोनों कंपनियों ने अपनी रणनीति बदली है। मारुति सुजुकी ने अपने कर्मचारियों की सेहत को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए वेलनेस मित्र ऐप को बनाया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना से लड़ने के लिए माई जियो ऐप को डेवलप किया है। ये सब इसलिए कि कोरोना हमारी अर्थव्यवस्था पर हावी न हो। मारुति सुजुकी के 34,000 से ज्यादा कर्मचारी वेलनेस मित्र ऐप में अपनी और अपने परिवार की सेहत का ब्यौरा रोजाना अपडेट करते हैं। इस ऐप से कर्मचारी इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट भी ले सकते हैं। ऐप के आंकड़ों पर रिपोर्टिंग मैनेजर बारीकी से ध्यान देते हैं। 14 दिन तक अच्छी सेहत होने पर ही कर्मचारी को काम पर आने दिया जाता है। अब नजर डालिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माई जियो ऐप पर। ऐप के जरिए कर्मचारी ये चेक कर सकते हैं कि उन्हें कोरोना के लक्षण तो नहीं है। इस ऐप में ICMR अधिकृत सभी टेस्टिंग सेंटर की जानकारी भी है। नमस्ते भारत में अगली खबर का रुख करते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चालान के रूप में 9.5 करोड़ रुपए की वसूली की है। और ये सब कुछ लॉकडाउन में हुआ। 25 मार्च से 12 मई के बीच मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक चालान के आंकड़े जारी किए हैं, जिससे ये खुलासा हुआ है। देखिए, मुंबई में रोजाना बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच मुंबई वासियों के नियमों का इस तरीके से तोड़कर बाहर निकलना बहुत चौंकाने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक जुर्माने के रूप में कुल 9 करोड़ 43 लाख रुपए वसूले। इस दौरान कुल 2,09,188 चालान काटे गए। 73,735 चालान बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों के काटे गए। 36,248 लोगों का चालान लॉकडाउन नियम तोड़ने के लिए काटा गया। 11,611 लोगों का वैध लाइसेंस न दिखा पाने की वजह से चालान कटा और 6,354 लोग ऐसे भी थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था। ट्रैफिक नियमों को तोड़े जाने का ये हाल तब है जब मुंबई में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है।